हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लंदन। जो विश्व आर्थिक सम्मेलन है ये हुआ है जून 1933 ईस्वी में। कहाँ पर? लंदन में, जिसमें 64 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 64 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो विश्व आर्थिक सम्मेलन 1933 जो कि जून 1933 में हुआ, उसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई महामंदी से निपटने हेतु। महामंदी से निजात पाने हेतु किसका आयोजन किया गया है? विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन। विश्व आर्थिक सम्मेलन जो कि जून 1933 में लंदन में हुआ है, जिसमें 64 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 2 सुझाव दिए गए थे। एक है संरक्षण की नीति का परित्याग कर विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक व्यापार में वृद्धि करना, और दूसरा है मुद्रा का अधिकाधिक प्रसार, ताकि कीमतों में वृद्धि हो सके तथा कारखानों में उत्पादन बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। इसमें है रोम पैक्ट, फ्यूम पर अधिकार, रोम बर्लिन दूरी और रोड्स एवं डोडेकनीज द्वीप समूह प्राप्त करना। इसमें सबसे पहले है 1923 ईस्वी में रोड्स व डोडेकनीज द्वीप समूह प्राप्त करना। जो रोड्स और डोडेकनीज द्वीप समूह थे, ये पहले इटली के पास थे, लेकिन सेब्रे की संधि के द्वारा इसे यूनान को दे दिया गया। यानी कि जो विवाद है उसका कारण क्या है कि जो रोड्स और डोडेकनीज द्वीप समूह जो कि पहले इटली के पास थे, सेब्रे की संधि के द्वारा यूनान को दे दिया गया। 1923 ईस्वी में इसने रोड्स व डोडेकनीज द्वीप समूह पर आक्रमण कर इन पर अधिकार कर लिया। दूसरा है इसमें फ्यूम पर अधिकार। फ्यूम पर अधिकार को लेकर इटली व यूगोस्लाविया के बीच विवाद था। जो विवादित स्थान है उस पर इटली के द्वारा आक्रमण कर अधिकार कर लिया गया। अधिकार करने के बाद इटली व यूगोस्लाविया के मध्य रोम पैक्ट होता है 1924 ईस्वी में, जिसके तहत फ्यूम का दोनों के मध्य बंटवारा हो जाता है। तो सेकंड घटना होगी, पहली घटना है रोड्स एवं डोडेकनीज द्वीप समूह प्राप्त करना, दूसरा है फ्यूम पर अधिकार, तीसरा है रोम पैक्ट और चौथा है रोम बर्लिन धुरी 25 अक्टूबर 1936 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, बी, ए और सी। डी, बी, ए, सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा जो कॉर्फ्यू कांड होता है,
कॉर्फू कांड होता है वो यूनान व अल्बानिया के बीच सीमा विवाद था। कॉर्फू कांड में क्या होता है, यूनान व अल्बानिया के बीच सीमा विवाद था, जिसे सुलझाने हेतु राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से एक आयोग का गठन किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से एक आयोग का गठन किया था और इसका अध्यक्ष था इटालियन। इनके माध्यम से इटली ने अपनी शर्तों को मनवाना चाहा तथा जो कॉर्फू है, कॉर्फू द्वीप पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। लेकिन राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के कारण इटली को यहाँ से अपनी सेना हटानी पड़ी, लेकिन हट जाना वसूला। एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट होता है 1936 ईस्वी में 25 नवंबर। एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट किस किस के मध्य होता है? एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट जापान और जर्मनी के मध्य। कारण है इसका साम्यवाद का प्रसार को रोकने हेतु, यानी कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने हेतु जर्मनी व जापान के मध्य होता है एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट। कब? 25 नवंबर 1936 ईस्वी को। इसमें 6 नवंबर 1937 को 6 नवंबर 1937 ईस्वी को इटली भी शामिल हो जाता है। 6 नवंबर 1937 ईस्वी को इसमें इटली भी शामिल हो जाता है। इस कारण इसे कहते हैं रोम, बर्लिन और टोक्यो दूरी। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण कब हुआ? 6 नवंबर 1937 ईस्वी को। रोम इटली का प्रतिनिधित्व करता है, बर्लिन जर्मनी का और टोक्यो जापान का। इसके अलावा इटली और जर्मनी के मध्य फौलादी समझौता, इटली और जर्मनी के मध्य होता है फौलादी समझौता। फौलादी या इसे बोलते हैं स्टील पैक्ट। स्टील पैक्ट किस किस के मध्य होता है? इटली व जर्मनी के मध्य। इटली व जर्मनी के मध्य होता है स्टील पैक्ट 22 मई 1939 को। 22 मई 1939 ईस्वी को स्टील पैक्ट या फौलादी समझौता होता है इटली और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिटन आयोग संबंधित था। ऑप्शन 1 है विल्ना विवाद, ऑप्शन 2 है मंचूरिया, ऑप्शन 3 है कॉर्फू विवाद, ऑप्शन 4 है यूनान व बुल्गारिया के मध्य सीमा विवाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मंचूरिया संकट। जो मंचूरिया है ये कोयला, सोना, चांदी व तांबे से समृद्ध क्षेत्र है। जो मंचूरिया विवाद है, मंचूरिया संकट है, यानी कि मंचूरिया विवाद है किन किन के मध्य है? रूस, जापान और चीन, तीनों के मध्य है कौन सा? मंचूरिया संकट। तो मंचूरिया पर जापान के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, जिसको राष्ट्रसंघ, जो मंचूरिया संकट है
उसे राष्ट्रसंघ सुलझाने में असफल रहता है। इसके अलावा जो कॉर्फू विवाद है, कॉर्फू विवाद वो यूनान व अल्बानिया के बीच क्या है? सीमा विवाद। यूनान व अल्बानिया के बीच सीमा विवाद था। जिस पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष इटली था, और इटली के द्वारा कॉर्फू द्वीप पर आक्रमण कर दिया गया था तथा राष्ट्रसंघ के अस्तित्व के कारण बाद में इटली को यहाँ से हटना पड़ा, लेकिन इटली ने यहाँ से हट जाना वसूला। जो विल्ना विवाद है वो लिथुआनिया व पोलैंड के मध्य है। लिथुआनिया व पोलैंड के मध्य विवाद है विल्ना विवाद। ओके, विल्ना विवाद लिथुआनिया व पोलैंड के मध्य विवाद है, जबकि मेमल विवाद जर्मनी व लिथुआनिया के मध्य है। मेमल विवाद जर्मनी व लिथुआनिया के मध्य है। विल्ना विवाद लिथुआनिया व पोलैंड के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है फादर गेपन, ऑप्शन नंबर 2 है रोडीसेफ, ऑप्शन नंबर 3 है गुस्टाव, ऑप्शन नंबर 4 है मिलोकाव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फादर गेपन। 22 जनवरी 1905 इसको कहा जाता है, 22 जनवरी को है रविवार, 22 जनवरी को था रविवार, इस कारण इसको कहा जाता है खूनी रविवार। खूनी रविवार इसे क्यों कहा जाता है? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय, जो कि तत्कालीन रूस का सम्राट था, जो 22 जनवरी 1905 से है, इस दिन रूसी कैलेंडर के अनुसार था 9 जनवरी 1905। इस दिन जॉर्ज गेपन के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किए जा रहे थे, जिस पर सेना ने गोलीबारी की तथा हजारों लोग मारे गए। इस कारण इसे कहा जाता है खूनी रविवार। जो गुस्ताव है, गुस्ताव थे युद्ध मंत्री, गुस्ताव युद्ध मंत्री थे। फरवरी क्रांति के बाद प्रिंस लॉ की जो अस्थायी सरकार थी उसके युद्ध मंत्री थे गुस्ताव, जबकि मिलोकाव थे विदेश मंत्री। मिलोकाव थे विदेश मंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? 1 केरेंस्की, ऑप्शन 2 स्टालिन, ऑप्शन 3 लेनिन, ऑप्शन 4 है लियो ट्राटस्की। जो नवीन आर्थिक नीति है वो अपनाई गई थी मार्च 1921 में। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। लेनिन ने नवीन आर्थिक नीतियों की घोषणा की थी मार्च 1921 में। उन्होंने महसूस किया कि साम्यवाद को बचाने के लिए थोड़ा पूंजीवाद आवश्यक है। उनका मानना था कि हमें एक कदम पीछे हटना होगा ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ सके।
ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। किनका मानना था? लेनिन का। जो नई आर्थिक नीति है, इससे पहले यूएसएसआर में यानी तत्कालीन सोवियत संघ में लागू थी युद्ध साम्यवाद। युद्ध साम्यवाद की नीति लागू थी। इसके तहत क्या होता था कि किसानों के पास जो उत्पादन होता था, जो अनाज का, उसे उनकी न्यूनतम आवश्यकता अनुसार उनके पास छोड़ दिया जाता था और बाकी अनाज को सरकार द्वारा ले लिया जाता था। इसी प्रकार उद्योगों में जो उत्पादन होता था, मजदूरों को उनकी आवश्यकता अनुसार देकर बाकी माल सरकार द्वारा ले लिया जाता था। लेकिन नवीन आर्थिक नीति के द्वारा किसानों के लिए निश्चित कर का प्रावधान रखा गया। किसान अपने अनाज का मनचाहा अब उपयोग कर सकते थे। जमीन पर भी किसानों को अधिकार दिया गया। इसके अलावा 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की स्वतंत्रता दी गई थी। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। सीमित तौर पर विदेशी पूंजी को भी आमंत्रित किया गया। विदेशी व्यापार सरकारी नियंत्रण पर था, परंतु